शुक्रिया आप सभी का। सबसे पहले मैं अपने पूर्व के सभी वक्ताओं को इस बात के लिए भी शुक्रिया कहना चाहता हूं कि उन्होंने हिंदी में अपनी बात कही ताकि मेरी झिझक थोड़ी कम हुई। काश मुझे मराठी या कोंकणी आती और मैं उसमें बोल पाता तो ज़्यादा बेहतर होता, मगर आप सब से मैं हिंदी में ही अपनी बात रखने की इजाज़त चाहता हूँ। विष्णु सूर्या वाघ मित्र परिवार का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने इस आयोजन की शुरुआत, एक व्याख्यान माला की शुरुआत आज की है और पहले लेक्चर के लिए मुझे ये मौका दिया, इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे पूर्व में जैसा कि कौस्तुभ ने बताया कि 3.5 प्रोफेसर, जिसमें प्रोफेसर रामराव वाघ साहब, प्रोफेसर युगांक नाइक जी और खुद कौस्तुभ, इस कार्यक्रम के सूत्र संचालिका मैथिली चुंबलकर जी, और मेरा मानना है कि हम लोग 3.5 लोग भले ही मंच पर दिखें, मगर इस सभागार में बहुत से बौद्धिक प्रोफेसर, पब्लिक इंटेलेक्चुअल मौजूद हैं और उन सब के बीच में हम लोग एक शख्स के बहाने, जिनका अपना काम प्रोफेसर युगांक ने अभी बहुत शिद्दत से याद किया, उनको याद करते हुए, विष्णु सूर्या वाघ जी को याद करते हुए इसे एक वैचारिक संगोष्ठी की दिशा में ले जाएंगे कि जिस सपने को विष्णु जी ने देखा, जिस विचार को अपने संघर्ष का जरिया बनाया, आज वो कहां है। और प्रोफेसर युगांक की ही बात से मैं अपनी बात को जोड़ते हुए शुरू कर रहा हूं कि शायद ऐसे लोगों की प्रासंगिकता तब बढ़ जाती है जब वक्त ज्यादा विपरीत होता है, और आज उस विपरीत वक्त में हम अपने वैचारिक अतीत को याद कर रहे हैं। इसका पहला संदेश तो यही है कि इस विचार के खिलाफ जो विचार पूरे देश पर हावी है, हम उसके खिलाफ एक वैचारिक विद्रोह भी कर रहे हैं, और उसकी बुनियाद विष्णु सूर्या वाघ जी के उस पूरे जीवन में, उनके ख्याल में, उनके संघर्षों में थी। मैं हिंदी की एक छोटी सी कविता से उन्हें याद करता हूं कि मैंने उनको जब जब देखा लोहा देखा, मैंने उनको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। और जब भी ऐसे शख्स मुझे याद आते हैं, जिनको जब कौस्तुभ ने हमें इस बात के लिए याद किया कि हम ये मेमोरियल लेक्चर शुरू कर रहे हैं, और हमने उन्हें पहले भी याद किया है अलग अलग तरीके से, लेकिन अब हम चाहते हैं कि एक व्याख्यान माला की शुरुआत हो। तब मुझे याद आया, मैंने उनसे कहा भी कि आप विष्णु जी के बारे में कुछ बातें बताइए, और उनमें से बहुत सारी बातें प्रोफेसर युगांक ने और हमारे पूर्व प्रोफेसर रामराव साहब ने बोल दी, और उसी समय मेरे जहन में ये कविता आई। तो मुझे लगा कि हां, इस बहुजन वैचारिकी के संघर्षों के इतिहास में ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने ऐसे संघर्ष करके जमीन तैयार की, जिस तैयार जमीन पर हम जैसे लोग आज खड़े हो पाते हैं। कल अगर वो संघर्ष न किए होते तो शायद आज उस पर बात करने की नौबत ना आती। मुझे याद आ रहा है 2015 में मेरे पिताजी का जब निधन हुआ, और उनके न रहने के बाद हमने ये तय किया कि
एक बेटा अपने बाप को याद करे तो जमाने को पता नहीं चलता, लेकिन जब कोई शख्स जमाने के लिए लड़ा हो तो उसे जनता के बीच में याद किया जाना चाहिए। इस लिहाज से हमने भी अपने पिता की याद में मेमोरियल लेक्चर शुरू किए। आजमगढ़ यूपी, ये कितना खूबसूरत बात है कि जिस देश में इतनी भाषाएं, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां, और उत्तर से दक्षिण तक लगता ही नहीं कि ये एक देश है, उस देश को एक बनाने का काम जिस एक रास्ते ने किया उसका नाम है भारत का संविधान। अगर ये संविधान न होता तो हमें पता ही नहीं कि हम कैसे एक दूसरे को एक मानते। उसमें दूसरी चीज मुझे लगती है विचार, और विचार हमें यह बताती है कि भले ही मैं पहली बार गोवा आऊं, लेकिन मुझे बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि मैं नए लोगों से मिल रहा हूं, क्योंकि यह सामाजिक न्याय की, समाजवाद की एक वैचारिक परिजनों से मुलाकात जैसा लगता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब मैं खुद एक विश्वविद्यालय में विद्यार्थी रहा, फिर प्रोफेसर बना, और तब मैं कहता हूं कि कौस्तुभ की वो बात पूरी सही नहीं है कि 3.5 प्रोफेसर, अभी तो मुझे प्रोफेसर नहीं कहा जा सकता क्योंकि मेरी नौकरी छीन ली इन्होंने। और कल्पना देखिए, मैं जिस दिल्ली से आया हूं, मैं कल जंतर मंतर था। मुझे पता नहीं गोवा में अभी हालात कैसे हैं कि इस मंच से कैसी कैसी बातें कहना सुरक्षित है, लेकिन हमें भी पता है कि गोवा भी इसी देश में है जहां अब कुछ भी सुरक्षित नहीं, ना आपका वोट सुरक्षित, ना आपकी राय सुरक्षित। मैं जब आ रहा था तब मैंने वहां से ये महसूस किया कि जिस वक्त इस देश में शायद आजादी के बाद पहली बार शिक्षा को लेकर के एक आंदोलन खड़ा हुआ हो, कलम किताब को हाथ में लेकर के युवाओं ने कहा कि कम से कम शिक्षा पर बात होनी चाहिए, और उसको कुचलने के लिए क्या क्या हो रहा है वो आप बेहतर जानते हैं। मेरी पहली किताब उसी चिंता को लेकर लिखी गई थी। आजमगढ़ के एक ऐसे ही किसान परिवार से निकल करके जब विश्वविद्यालय, हम पहली पीढ़ी के लोग थे जो पहुंच पाए, वही किसान कमेरा, जिनके बारे में आपने यहां भी बताया कि चाहे वो गोवा की मुक्ति की लड़ाई हो या गोवा और आसपास के पूरे इलाके, और इवन जब हमने ये इतिहास पढ़ा तब देखा कि पूरे देश में दरअसल न्याय और समता की लड़ाई लड़ने वाले, जिन्हें हम बहुजन कहते हैं, वो सारे कमेरा लोग थे, श्रमजीवी लोग थे, श्रमिक थे, किसान थे, या इस तरह के पेशे से जुड़े हुए लोग थे। और उनके लिए आप सब बेहतर जानते हैं कि पिछले 100 साल के इतिहास में जो उस पूरे समाज को क्रांतिकारी ढंग से बदलने का जरिया बनता है वो शिक्षा बनती है। महाराष्ट्र के जिन्हों ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम की परंपरा रही ही है, और इवन देखिए आप विश्वविद्यालय में हैं और बौद्धिक समाज बैठा है, हमारे इतिहास की किताबों में बंगाल का नवजागरण बहुत शिद्दत से पढ़ाया जाता है, मगर महाराष्ट्र का नवजागरण उतनी शिद्दत से नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि महाराष्ट्र के नवजागरण में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के साथ साथ न्याय और समता का अलग से एक विचार रहा है, जिसकी बुनियाद ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम में है, और जिसको बहुत परिष्कृत किया छत्रपति शाहू जी महाराज ने, महात्मा ज्योतिबा फूले ने। मैं आऊंगा उस इतिहास पर, जब बात करूंगा तो आऊंगा। लेकिन मुझे ज्योतिबा फूले की वो बात बहुत जहन में याद रहती है कि विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र भय, एक अविद्या ने कितने अन्याय अत्याचार किए। और तब वो कहते थे, माता सावित्रीबाई फूले जब स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी और पत्थर फेंका जाता था, 2 साड़ियां रख के ले जाना पड़ता था, शायद उस वक्त उन्हें नहीं पता रहा होगा कि उनके जीवन पर जब एक फिल्म बनेगी तो उस फिल्म का यह कहकर विरोध किया जाएगा कि इसमें जो दिखाया गया है उससे हमारी भावना आहत हो रही है। और उस फिल्म पर सेंसर बोर्ड ने रिलीज होने के बाद दर्जनों कैंचियां चलाई। शायद उस तबके के लोगों को यह सोचना चाहिए
कि अगर आपका इतिहास दिखाए जाने पर आपकी भावना आहत हो रही है तो सोचिए उनकी भावनाओं का क्या, जिन पर हजारों साल से अमानवीय अत्याचार किया गया था। और फिर भी सेंसर बोर्ड की कैंचियों के बाद वो फिल्म चली और उसमें वो कविता और शिद्दत से आनी चाहिए थी कि वो मेरे ऊपर कचरा गोबर फेंकते गए, मैं उनके बच्चों को पढ़ाती चली गई। तो शिक्षा की ही क्रांति से वो आगे बढ़ा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को जब हम कहते हैं कि आप पूरे आजाद भारत के इतिहास को, उसके पहले के इतिहास को देखिए, तो एक इंटेलेक्चुअल, जिसे पब्लिक इंटेलेक्चुअल बेसिकली कहा जाना चाहिए, उनका सबसे प्यारा स्लोगन था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजुकेट। हम लोग जानते हैं कि हम तो बात उस वक्त कर रहे हैं जिसमें मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे शख्स की डिग्री संदेह में है। मैं उसी विश्वविद्यालय में 14 साल पढ़ाया जिसमें मुझे यकीन है कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस कभी नहीं पढ़ाया गया। और आप कल्पना करिए कि उस फॉन्ट में वो डिग्री बनी है जो फॉन्ट ही उस समय नहीं बना था, वो नॉन बायोलॉजिकल फॉन्ट था और वो बन गया। और उस वक्त डिग्रियां अब मजाक बन चुकी हैं। और इसलिए मैंने प्रोफेसर की डायरी लिखी और एक प्रतिरोध में लिखी। मैं आज जब आ रहा था तो अपने वैचारिक अग्रज की तरह से विष्णु वाघ जी को, उनके बारे में जो कौस्तुभ जी ने भेजा और चीजें देख रहा था, तो मुझे यह देखकर सबसे ज्यादा खुशी हुई कि इतने डायमेंशन जिस शख्स के हों, वो लीडर बाद में है, वो उसके पहले एक क्रिएटिव राइटर है, वो एक थिंकर है, और वो पब्लिक के बीच में। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे वो वाक्य सुन के कि गोवा के कितने सारे गांव आज भी इस बात की गवाही दे रहे होंगे कि वहां भी बहुजन आंदोलन को पहुंचाने में जिस शख्स का नाम होगा उसमें विष्णु सूर्या वाघ जी आज भी याद किए जा रहे होंगे। और ये वो किताब, और मैं यहां से जाने के बाद मैं यकीन दिलाता हूं अगर इनकी कविताओं की किताब का हिंदी अनुवाद ना हो तो जब इतना जोखिम उठाया ये जीवन में तो कुछ और जोखिम उठाएंगे और उसे हिंदी में भी अनुवादित करने का, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हिंदी को पूरे देश की भाषा होनी चाहिए, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि बाकी भाषाओं में जितना क्रांतिकारी लिटरेचर है वो हिंदी में भी आना चाहिए। इसलिए हमने ये देखा कि हम जब बहुजन आंदोलन की बात करेंगे तो हमारे लिए जरिया ऐसे ही लोग बनेंगे जो एक अच्छे कवि भी हैं, जो एक अच्छे पत्रकार भी रहे, जो एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं और कैसे वो लड़ करके राजनीति को बदलने की कोशिश करते हैं। मुझे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर याद आते हैं। 5 अखबार निकालते थे, पूरे जीवन में 5 अखबार निकाला, लेकिन भारत के आजाद होने के बाद मीडिया के स्टडीज में शायद अंबेडकर कहीं नहीं है। वहां तो ऐसे शख्स को बताया जाता है कि आज से लाखों साल पहले एक शख्स था जो एक जगह अगर आसमान में कोई खबर होती थी तो उसको दूसरी जगह ले जाता था, और वो पत्रकारिता का पहला शख्स था। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि वैसे ही कुछ मुकदमे तो हैं ही हमारे ऊपर। लोग कहते हैं कि भावनाएं आहत हो जाती हैं, लेकिन समझदार को इशारा काफी। ऐसा क्यों हुआ कि भारत के एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में एक पत्रकार अंबेडकर नहीं पढ़ाए गए? क्यों ऐसा हुआ कि लोहिया के बारे में, उनके अखबार के बारे में, मैनकाइंड के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि वो लोग उस वक्त अखबार निकाल रहे थे जब अखबार निकालना भी जुर्म था, उसमें बंदिशें होती थी। तो इस तरह से एक मल्टी डायमेंशनल शख्सियत, जिसे मैं 2 लोगों की बात करूं, लोहिया और अंबेडकर की, और गोवा में हो और लोहिया की बात ना हो। 18 जून गोवा क्रांति दिवस, और मुझे उस पूरे इतिहास में वो वाक्य याद आता है जब लोहिया ने इसी गोवा में, वो जगह मड़गांव, जहां उन्होंने एक स्लोगन रेज किया कि अपनी मुक्ति के लिए दिल्ली की तरफ मत देखो,
किसी और ताकत की तरफ मत देखो, आप अपने डर को खत्म करो, आपकी मुक्ति आपके संघर्ष से मिलेगी। और मुझे लग रहा है कि वो जो डर को खत्म करने की हिम्मत देना है किसी भी लीडर के लिए, वही सबसे जरूरी है। और इस पूरे इलाके में विष्णु जी ने शायद उस डर को खत्म किया होगा, इसलिए हम उन्हें याद कर रहे हैं। लोहिया ने बहुत लंबा संघर्ष किया और मैं इसी बहाने बहुजन वैचारिकी के इतिहास में वापस लौटना चाहता हूं कि उस कलम और किताब की वजह से जब हम लोग नौकरी में पहुंचे, मैं अपने चरवाहा समाज से आता हूं, किसान परिवार से। हमारे पहले पीढ़ी में कोई हमारे जिले के बाहर नहीं जा पाया था, पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है। हम पहले थे जिन्हें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भेजा गया। और मेरे बड़े पिताजी ने यह कह के भेजा था, क्योंकि वो जहां पर थे वहां लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे कि आपके बच्चे को पढ़ने की क्या जरूरत है, जैसे आपके यहां भी कहा जाएगा। नई शिक्षा नीति कहती है कि स्किल डेवलपमेंट के आधार पर हम कुम्हार के बच्चे को कुम्हार बनाएंगे, क्योंकि उसमें कुम्हार बनने की स्किल होगी। हम पंचर जोड़ने वाले के बच्चे को पंचर जोड़ने वाला काम सिखाएंगे, क्योंकि उसमें एक ट्रेडिशनल स्किल पहले से है। खेत में काम करने वाला खेत में ही बने, और बाकी जो सबको लूट करके जी रहा हो। हमारे यहां उत्तर भारत में, मेरी किताब जो कि रेफरेंस आया है, इस किताब को आप पढ़ेंगे तो इसमें टर्म उत्तर भारत में सोशल जस्टिस और बहुजन आंदोलन में निकला श्रमजीवी और परजीवी। उसको ही एक दूसरे तर्जुमे में कहा जाता है कमेरा वर्सेस लुटेरा। और ये रेडिकल इतिहास जो कि कौस्तुभ जी ने और पूरी आयोजन समिति ने इसका मौका मुझे दे ही दिया है। और मैं उत्तर भारत से काफी दूर हूं जहां मुकदमा होने की गुंजाइश कम है, तो थोड़ा जोखिम और उठाऊंगा। 90% समाज जो अपने श्रम पर जिंदा रहता है वो श्रमजीवी है, वो कमेरा है, वो काम करके मेहनत करके जीता है। और 10% समाज उस श्रमजीवी के ऊपर परजीवी है। और ये टर्म दिया था उत्तर भारत में बिहार के लेनिन कहे जाने वाले, बिहार में जिनको गोली मार दी गई, बहुत ब्रूटल मर्डर किया गया था, अमर शहीद इसीलिए उन्हें उनके लोग कहते हैं सोशल जस्टिस के, जगदेव प्रसाद कुशवाहा। कुशवाहा मीन्स इधर पता नहीं वो अलग अलग जातियों के नाम बदल जाते हैं। और मैंने जब ये किताब जाति जनगणना पर काम किया तो इस पर बहुत तसल्ली से देखा है, पेशा वही है लेकिन नाम बदल गया अलग जगह पर। तो वो खेत में काम करने वाली जाति, और उन्होंने ये नाम दिया कि हम 90% हैं, जिसे हम बहुजन कहते हैं। और उसके बाद उन्हें गोली मारी गई। आप बहुत पीछे अगर पूरे बहुजन इतिहास में जाएंगे तो आपको शुरुआत तथागत बुद्ध से करनी पड़ेगी। प्रज्ञा, शील, करुणा। मैं पिछले 2000 साल के इतिहास पर कम बात करूंगा, पिछले 100 साल के इतिहास पर ज्यादा करना चाहूंगा, क्योंकि वहां ज्यादा हमारे लिए गुंजाइश है भविष्य की कोई रूपरेखा बनाने के लिए। लेकिन आप शुरू करेंगे तो आपको बुद्ध के पास जाना होगा। और मैं वहीं पड़ोस से हूं, मेरा जिला आजमगढ़, उसके एक तरफ एक जिला है जिसका नाम है अंबेडकर नगर, जहां लोहिया पैदा हुए थे। मैं उस जिले में कार्यक्रम में गया तो मैंने वहां पर यही बात बोली कि ये जिला कितना नायाब है जिसका नाम है अंबेडकर नगर और जो होम टाउन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। तो यही साझापन, यही रिश्ता ही हमारा सोशलिज्म और अंबेडकरिज्म जैसे आप कहते हैं, उसके बीच एक पुल बनाता है। और बाईं तरफ सारनाथ, जहां पहली बार बुद्ध ने 5 लोगों को उपदेश दिया था, प्रज्ञा का, बुद्धि का। हम बुद्ध को जब याद कर रहे हैं तो उन लोगों की तरह नहीं याद कर रहे हैं जो अमेरिका में जाकर के तो ये कहते हैं कि हम उस देश से आए हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं दिया, बुद्ध दिया। लेकिन जब उनका 8 करोड़ 800 करोड़ का जहाज यहां लैंड करता है तो वो बुद्ध के मानने वालों के खिलाफ ही युद्ध छिड़े हुए हैं। और आप कल्पना करिएगा, गूगल करके पढ़िएगा। मैं एक अभी ताजा उदाहरण बताता हूं। बोध गया, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वहां जो बुद्ध विहार है उसमें बुद्ध के मानने वाले ही नहीं है, उसके ट्रस्ट में। वो वहां आंदोलन कर रहे हैं कि हमारा बौद्ध विहार तो हमें दे दो,
वहां वो हुकूमत उन्हें नहीं दे रही है। बुद्ध प्रज्ञा की बात करते थे और बहुजन आंदोलन की वैचारिकी में प्रज्ञा सबसे केंद्र में है। तर्क, विवेक, वैज्ञानिक चेतना। मैं बुद्ध को जब याद करता हूं तो इस तरह से याद करता हूं कि एक शख्स जिससे उनके सबसे प्रिय शिष्य ने यह पूछा कि आपका सबसे अहम उपदेश क्या है, तो उन्होंने कहा कि किसी किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना, कुछ लोग कह रहे हो तो सच मत मान लेना, ढेर सारे लोग कह रहे हो तो भी सच मत मान लेना, जो तुम्हें सच लगे वही सच मानना। अपदीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। इसलिए मैं कह रहा हूं इस आइडिया ऑफ इंडिया की, सोशल जस्टिस और सोशलिज्म की, बहुजन वैचारिकी की सबसे पहली मशाल अगर कोई है तो वो तथागत बुद्ध है। और वहां से एक रिले मशाल की तरह ये बहुजन आंदोलन रिले में एक मशाल जलाकर किसी शख्स ने अगले को पकड़ाई और उसने फिर उसके अगले को पकड़ाई। और इस आजाद भारत में वो दौर था संतों और कबीर, रैदास, पलटू, दादू, भीखा, बुल्ले शाह, और वो 12वीं, 13वीं, 14वीं शताब्दी में बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। बुद्ध कहते थे प्रज्ञाशील, करुणा, प्रेम, मानवता, इंसान और इंसान बराबर है। और बहुजन वैचारिकी का सबसे बुनियादी सिद्धांत है समता। और इसलिए मैं जब कबीर की बात कर रहा हूं और आप इस मेरी किताब को पढ़ेंगे तो इसके शुरुआत में सबसे पहला दोहा मैंने अपने प्रोफेसर की डायरी जब लिखी थी तो उसे जहां खत्म किया था वो भी कबीर के दोहे पे था। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रो अपना चलो हमारे साथ। एक अपील कि अगर आपको भी समाज में बदलाव लाना है तो घर से निकलना पड़ेगा। आज से 3 साल पहले की बात होगी, मधु नायक जी यहां बैठे हुए हैं और ये ओबीसी को लेकर के बहुत काम करते थे। दिल्ली में मुलाकात हो नहीं पाई बहुत तसल्ली से, और पहली बार गोवा आप ही बुलाना चाहते थे लेकिन आ नहीं पाए। आज देखिए कौस्तुभ जी के जरिए गोवा आने का मौका मिला। तब भी हमने ये बात कही कि दरअसल इस देश के ओबीसी को कायदे से अपना इतिहास नहीं पता है। इस देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इन दोनों के साथ डिस्क्रिमिनेशन जितना भयानक था, उनके बीच उसी तरह से सोशल रिवॉल्यूशन भी तेजी से हुआ। ओबीसी का मामला बहुत मिला जुला था, वो अछूत कभी नहीं बनाए गए। इसलिए उनका प्रतिकार, उनका दर्शन बिल्कुल अलग है। और उनके बीच जो लोग आए, जो खेती किसानी का काम करते थे, हाथ से मेहनत का काम करते थे, उनके संघर्ष, उनके विचार बिल्कुल अलग हैं। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे, इसका नाम भले जाति जनगणना है, लेकिन मैंने पिछले उस 100 साल के इतिहास को कायदे से इसमें समझाने की कोशिश की है। और आप गौर करेंगे कि उस दौर में मेरी पीएचडी चूंकि तुलसीदास पर इसलिए है, आप प्रोफेसर हैं, आप समझ पाएंगे कि जब मैं पीएचडी में एडमिशन लेने गया तो अपियरिंग में जेआरएफ था, तो जितनी सीटें थी उससे कम जेआरएफ थे। तो हम लोगों को यह कहा गया कि आप टॉपिक बताइए क्या लेंगे। तब मैंने कहा था कि मेरे सबसे प्रिय कवि कबीर हैं और मैं चाहता हूं कि कबीर पर काम करूं। और जो लोग बैठे थे उनके प्रिय कवि कबीर नहीं थे, उनके प्रिय तुलसीदास थे। तो पीएचडी मुझे किस पर करनी पड़ी? तुलसीदास पर, जो मेरे प्रिय कवि नहीं थे। कविता के लिहाज से अच्छे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन विचार के लिहाज से मुझे कबीर प्रिय थे। और क्यों प्रिय थे? तुम कत बाभन हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध, एक बूंद ते सब उत्पन्ना, कौन बाभन कौन सूदा। आप कल्पना करिए कि आज से 600-700 साल पहले एक शख्स ये कह रहा है कि हम सब बराबर हैं। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं चाहता सुलझामन हारी, तू देता उलझाई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। जितना भी धर्म ग्रंथ और तमाम तरह की चीजें लिखी गई, कबीर ये कहते थे कि अगर इनमें न्याय और मानवता नहीं है तो ये हमारे काम का नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो रिले मशाल बुद्ध की, वो बहुत तेजी से जली जब कबीर के हाथ में आई।
दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजे जाए। आज मुझे पूरा यकीन है कि विष्णु सूर्या जी की कविताओं में तेवर यही होगा। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। आप लॉजिक में अगर जाना चाहते हैं, हालांकि जो आज सबसे ज्यादा खतरे में है, उस लॉजिक से जाएंगे तो आपको लगेगा कि बहुजन आंदोलन कितना बहुत समृद्ध था। और कबीर बार बार ये बात कहते हैं। अब आप इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके समझें। पता नहीं आप लोगों की तरह इस तरफ पूजा कैसे होती है, हमारी तरफ नाग सांप की पूजा होती है। कबीर ने क्या लिखा? माटी का एक नाग बनाकर पूजे लोग लुगाया, और जिंदा नाग जब घर में निकला ले लाठी दौड़ाया। बहुजन आंदोलन की वैचारिकी देखिए, तेवर देखिए, आंख में आंख डाल करके गलत को गलत और सच कहने का साहस, इसका नाम है बहुजन आंदोलन। अब आप लोग इतना मन से सुन रहे हैं तो एक दो दोहे और सुनिए। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं जिसमें अयोध्या भी है, और जब मैं अयोध्या कह रहा हूं तो आप चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी बिल्कुल मत समझिए। कहते थे कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और उन्हीं के नाम पर क्या क्या हो गया। अभी एक मीम बना रहे थे लोग कि हमारे जिले इलाही प्रभु राम के सामने हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि प्रभु पूरे भारत में मेरे खिलाफ आंदोलन खड़ा हो गया, क्या करूं? तो प्रभु उधर से कह रहे हैं पहले मेरा चढ़ावा वापस करो और उन पे कार्रवाई कराओ। तो खैर मैं और कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि पहला मेमोरियल लेक्चर है, और लेकिन जोखिम तो हमें उठाने का साहस जो जिसके ऊपर लेक्चर वही दे रहा है। तो अब आप सुनिए साहब, हम भी पाहन पूजते होते रन के रोज, और सतगुरु की कृपा भई उतरा सिर थे बोझ। इन लोगों ने बोझ उतारने की बात की कि ये जो सामाजिक गुलामी है, ये जो गैर बराबरी है, ये एक सामाजिक व्यवस्था के तहत है। उसमें कुछ लोग ऊपर बैठे हैं और वो हमेशा बैठे रहना चाहते हैं। वो न्यायप्रिय नहीं है, वो आपकी बराबरी से उनको कतई प्रेम नहीं है। वह हमेशा आपको चाहेंगे कि पैर की जूती पैर में ही पड़ी रहे। अगर आप गूगल करेंगे, कौस्तुभ और हमारे दोस्त ये लोग जेएनयू से पढ़े हैं, जो पहले कुछ और हुआ करता था। कल्पना करिए कि तानाशाहों को सबसे ज्यादा विश्वविद्यालयों से ही डर लगता है, और वो पढ़ने और लिखने वाले लोगों से ही हमेशा डरते हैं। उनको वो युवा हमेशा प्यारा लगेगा जो कहेगा कि हाँ गोबर खाने से बीमारी ठीक होती है। उसे वो युवा बहुत खराब लगेगा जो ये कहेगा कि नहीं, हलवा खाया जाता है, गोबर तो खेत में डाला जाता है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इस समय वहां खड़े हैं। और कल्पना करिए कि कबीर जिस दौर में थे, और मैं कबीर से होते हुए अपने वर्तमान पे आ रहा हूं। लाडू लावन लापसी, अयोध्या को जहन में रखिएगा। लाडू लावन लापसी, मूरत चढ़े अपार, और पुजी पुजारी ले गया मूरत के मुंछार। अब इससे ज्यादा और कबीर क्या कह के जाएंगे? कबीर ने पहले भी कहा था, कबीर कलयुग कठिन है, साधन चिन्ह खोए, और कामी क्रोधी मस्खरा तिनका आदर होए। आजकल पर्ची बनाने वाले बाबा सबसे बड़े वाले हैं, और प्रधानमंत्री के छोटे भाई हैं। समझदार को इशारा काफी। आजकल सब चुप है। भगवान के नाम पर चोरी हो जाए और आप चुप हैं, और जो चोरी कर ले गया वो सब भी नॉन बायोलॉजिकल होंगे। हिंदू कहे मुहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी मरे हैं, मरम को नहीं जाना। और इसलिए मैंने जाते थे अपने जाति जनगणना वाली किताब में, हमारे लिए बहुजन आंदोलन क्या है? कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, और बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। और यही एक की बात, यही सबके बराबरी की बात, समता की बात, यही बहुजन आंदोलन की बुनियाद है। और इसलिए मैं कहता हूं कि कबीर, रैदास, तुलसीदास ने लिखा कि पूज्य विप्रशील गुणहीना, और शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। मेरी तो उसी में पीएचडी है, मुझसे सब बात नहीं करते।
जबकि मैं चाहता हूं, जब आपने बहुत सही कहा था कि आजकल प्रोफेसर जो कैंपस में हैं वो कैसे हैं, हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय की लक्ष्मीबाई कॉलेज का नाम है, मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप सर्च भी कर लें। उसकी प्रिंसिपल एक दिन अपने एक लेक्चर रूम में आकर के गोबर पोत रही थी, तो बच्चों ने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा जब एसी नहीं होगी तो गोबर से कमरा ठंडा रहेगा। बच्चों ने पीछे से बोला ये वाला ज्ञान भारत के बाहर नहीं जाना चाहिए, यहीं रहना चाहिए। आप अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में क्या कर रहे हैं? आप कल्पना करिए, मध्य प्रदेश में एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है जिसमें गोबर कैसे कैंसर रोधक दवाएं बना सकता है, इसके लिए कई 100 करोड़ रुपए आवंटित हुए और उसमें 80% केवल गोबर खरीदने में खर्च हो गया। रिसर्च अभी नहीं हुआ है। आप पूरे देश को गोबर बना देना चाहते हैं। आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को सबसे ज्यादा हमला कर रहे हैं। और इसलिए मुझे कबीर बार बार याद आते हैं। और वो कहते थे, किस्सा मैं छोटा सा सुना दूं, कि एक बार एक व्यक्ति था, वो शास्त्रार्थ करके सारे ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण होकर के उसने अपनी मां से बोला कि मुझसे बड़ा विद्वान अब कोई नहीं है, मैंने सबको हरा दिया। मां कबीर को मानती थी। उन्होंने कहा कि तुम कबीर को अगर जिस दिन हरा दोगे तो मैं मानूंगी। वो अपना सारा ग्रंथ, पहले बैल के ऊपर सवारी होती थी तो उसके ऊपर सारा ग्रंथ लाद करके कबीर के दरवाजे पहुंचा। और कबीर के यहां पहुंच करके उसने जब दरवाजा खटखटाया तो भीतर से उनकी बेटी कमाली निकली। तो बताया, पूछा कहां है कबीर, मुझे उनसे शास्त्रार्थ करना है, मुझसे ज्ञानी और कोई नहीं, मैंने सारी किताबें पढ़ रखी और लेके भी आया। उस बच्ची ने एक दोहा कहा था। और यहां से बहुजन आंदोलन की वैचारिकी का कड़ी देखिए कि जन कबीर का शिखर घर बाट सिलेली गैर। इसका तर्जुमा यह है कि कबीर तो वहां रहता है जहां की राह बहुत रपटीली है, फिसलनदार है। जन कबीर का शिखर घर बाट सिलेली गैर, पांव न टीके पिपील का और पंडित ला दे बैल। चींटी का पैर तो उस रास्ते पर टिक नहीं सकता और आप तो पूरा बैल लाद करके लेके आए हैं उनसे शास्त्रार्थ करने। हमारे पूरे बहुजन आंदोलन की बुनियाद में तर्क था, जिसे रैदास ने आगे बढ़ाया। पूज्य विप्रशील गुणहीना, तो रैदास ने लिखा कि पूज्य चरण चंडाल के, जो हो वो गुण प्रवीण, यानी जो प्रवीण है उसकी पूजा करिए। इसलिए रविदास ने अपने पूरी वैचारिकी में यही लिखा, जात जात में जात है ज्यों केलन के पात। और रविदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। दुनिया भर में गैर बराबरी है, लेकिन वो इतनी सांसारिक नहीं, जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि क्लोज्ड ग्रुप है। गरीब अमीर हो सकता है, अमीर गरीब हो सकता है, चाय बेचने वाला भी 10 लाख का सूट पहन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जाति नहीं बदली जा सकती। और हमारी बहुजन आंदोलन की लड़ाई इस जातिवादी व्यवस्था से है। मैं उत्तर प्रदेश का एक किस्सा बताऊं। मैं जिस जाति में आता हूं वो ओबीसी में आती है। उसमें यादव कम्युनिटी के लोग कथा कहने लगे। चुटिया रखे थे 15 साल पुरानी, और जब पकड़ में आए कि अरे भाई आप कथा कह रहे हो, 15 साल पुरानी चुटिया कटवा दी, उनको अपमानित किया। उसके बाद लोगों को लगा कि ये जात व्यवस्था इतनी खराब, यहां ज्ञान की कोई कीमत नहीं। इसलिए रविदास की हम यह बात करते हैं, इसलिए गुरु नानक की बात करते हैं, इसलिए हम बुल्ले शाह की बात करते हैं। चल बुलिया चल ओते चलिए, चल बुलिया चल ओते चलिए, जहां न कोई अन्य और ना कोई साडी जात पहचाने, ना कोई साडू मन्ने। एक ऐसा समाज, इसीलिए कबीर ने एक स्वप्न देखा था अमर देशवा का, जिसमें सब बराबर होंगे। रैदास ने बेगमपुरा का स्वप्न देखा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न। बहुजन वैचारिकी का मतलब सब प्रसन्न रहे। मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सब कुछ और बाकी लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज सरकार देगी। हम जानना चाहते हैं जाति जनगणना के बाद कि वो 80 करोड़ लोगों में SC ST OBC कितने हैं।
और देश के 100 अरबपतियों की सूची जब इस देश में आती है तो उसमें शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का एक भी व्यक्ति नहीं, और मैं दावे से कह रहा हूं ओबीसी भी एक भी नहीं होगा। तो ये जो अमीर बन रहा है भारत, इसमें 90% भारत कहां है? जिसको पूरा भारत बेच दिया जा रहा है उसमें SC ST OBC कहां है? और हमने RTI लगाई थी, हमारे कर्म भी ऐसे थे कि हम विश्वविद्यालय से निकाल दिए जाएं। हमने RTI लगाई और तब भी 2018 में पूछा था उसे दिल्ली विश्वविद्यालय में 596 कुलपति पूरे देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज मिलाकर, 6 फ्रॉम शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, 6 फ्रॉम शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी एंड 36 फ्रॉम OBC कम्युनिटी, और 550 वाइस चांसलर एक ही कम्युनिटी के। ये सबका भारत है, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है। ये झूठ है। अभी जब UGC रेगुलेशन आया, और उस रेगुलेशन पर बहुत चर्चा अब इसलिए नहीं क्योंकि वो टेस्टिंग थी, टेस्ट की गवर्नमेंट ने, फिर छोड़ दिया, कुछ मैसेज हुआ, खत्म। पता है UGC रेगुलेशन में क्या था कि UGC की खुद की अपनी रिपोर्ट कहती थी कि SC ST OBC बच्चे जो कैंपस में पढ़ते हैं 118% उन पर एट्रोसिटी, कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज बढ़ गई, 118%। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक बड़ा मजबूत रेगुलेशन बनाओ, और जब बन गया तो कुछ लोग सड़क पर उतर गए। तो UGC की तरफ से जब डेटा हमने उस समय खोजा, तो आप 2026 की बात कर रहा हूं मैं, कबीर के दौर की बात नहीं कर रहा हूं। 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 44 वाइस चांसलर एक ही तबके के। क्या यह सबका भारत है? अब आप ये ना कहें कि SC ST OBC और बहुजन में मेरिट नहीं होती। कृपा करके मेरिट का तर्क वे लोग ना दें जिन्होंने इस देश को गोबर खिलाने के अलावा कोई नया शोध नहीं किया। मेरा तर्क समझिएगा, जो हाथ से मेहनत करता है उससे बड़ा रिसर्च स्कॉलर कौन होगा? आपके यहां धोबी होते हैं, धोबी। हमारे यहां उत्तर भारत में धोबी को पता था कि साबुन नहीं है तो मिट्टी का कौन सा हिस्सा ऐसा है जिसमें वो केमिकल मिलेगा जिससे कपड़ा धुला जा सकता है। इसका रिसर्च एक धोबी ने किया होगा, उन्होंने नहीं किया होगा जो अपने को धरती पर भगवान का अवतार बताते थे। किस लकड़ी से कौन सा मजबूत हथियार बन सकता है, उस लकड़ी का काम किसी बढ़ई ने किया होगा। किसी कुम्हार ने ही मिट्टी को पहचाना होगा कि किस मिट्टी से बर्तन बन सकता है जो खाना पकाकर आग में भी टूटेगा नहीं, वो किसी कुम्हार ने किया होगा। किसी कुम्हार ने, किसी लुहार ने, किसी बढ़ई ने, किसी मोची ने, किसी मछुआरे ने, उसे पता था कि कैसे तैरना है। वो अपनी एकेडमिया का रिसर्च स्कॉलर था। जो हाथ खेत में काम करते थे वो मिट्टी की नस पहचानते थे कि इस मिट्टी में कितना पानी चाहिए और कौन सी फसल कब होगी। और जब मॉडर्न यूनिवर्सिटी सिस्टम आए तो ये जितने रिसर्च बेस्ड कम्युनिटी थे इनको ही यूनिवर्सिटीज से बाहर कर दिया गया। इसलिए आज ग्लोबल रैंकिंग में भारत का टॉप 300 यूनिवर्सिटी में एक भी यूनिवर्सिटी भारत की नहीं है। कहां गए विश्व गुरु बनाने का ख्वाब दिखाने वाले, मेरिट की बात करने वाले? इसलिए हमने जाति जनगणना किताब लिखकर पूछा कि हमारे लोग हैं कहां। और इसीलिए बहुजन वैचारिकी में बुद्ध, कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा बुल्ले शाह के बाद हम आखिर में जब आते हैं पिछले 200 साल में, आप कल्पना करेंगे, मैंने अपनी किताब में उसका जिक्र किया है। मैसूर रियासत बगल में थी और मैसूर रियासत ने अपने यहां शोध करके यह देखा कि जिनकी आबादी है समाज में, वो हमारे दरबार में, हमारे कार्यालय में है ही नहीं। उन्होंने रिजर्वेशन दिया और मैसूर रियासत के वो सारे राजा ओबीसी कम्युनिटी से आते थे। वर्ण व्यवस्था में गंभीर प्रश्न आपके लिए चिंतन के लिए छोड़ जा रहा हूं। मे बी आई रॉन्ग, हम भी बात करके आपसे अपनी समझदारी को और बेहतर करेंगे, लेकिन एक बात का जवाब दें आप। अगर वर्ण व्यवस्था जायज, तार्किक और व्यवहारिक थी कि जो मुख से पैदा हुआ वही ज्ञान का काम करेगा, जो भुजाओं से पैदा हुआ वही राजा बनेगा, तो इस देश में मौर्य वंश, पाल वंश, प्रतिहार वंश, चालुक्य वंश, सातवाहन के कुछ राजा,
उसके बाद देवगिरी के यादव, गोंडवाना, भीलवाड़ा, ये वंश कहां से आ गए? अगर ये ओबीसी कम्युनिटी में शूद्र में आते तो राजा कैसे बन गए? और अगर ये राजा थे तो शूद्र कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब यह है कि चंद मुट्ठी भर लोगों ने इस देश पर वर्ण व्यवस्था जबरदस्ती आरोपित की है। इस देश में वर्ण व्यवस्था जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। उन्होंने चूंकि गुलामी करवानी थी इसलिए उन्होंने इसमें बांटा, तुम शूद्र हो। हम कहते हैं कि नहीं, हम राजा थे। सम्राट अशोक से बड़ा राजा कौन होगा? इसलिए आप इस हिस्टोरिकल चैलेंजेस को भी एक साथ लेकर चलिए कि बहुजन मूवमेंट को इस नए सिरे से कैसे बात है। आप जेनजी से आपको बात करनी, आपकी नई जनरेशन उसको पता ही नहीं कि हिस्ट्री क्या रही है। आप कल्पना करिए कि पिछले 100 साल में, मेरी किताब में चूंकि विस्तार से है, अब मैं समेट रहा हूं अपनी बात को, तो कुछ बातें इशारे में कह रहा हूं कि जब वो पूरा आंदोलन संतों गुरुओं से होते हुए नारायण गुरु तक आता है, बसवन्ना तक आता है साउथ में, और बसवन्ना कैसे एक नई परंपरा शुरू करके कहते हैं कि इक्वालिटी क्यों जरूरी है। आप कल्पना करेंगे कि एक रियासत दक्षिण भारत में 18वीं 19वीं सदी में ऐसी है जिसके मुख्य राजमार्ग पर किसी भी अछूत जाति को चलने का अधिकार नहीं है, बैलगाड़ी पर बैठने का अधिकार नहीं है, हाथ में कटार लेने का अधिकार नहीं है, एक विशेष योद्धा का कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं। आप गूगल करके पढ़िएगा, मैंने इसमें एक चैप्टर लिखा है कि वहां एक शख्स थे अय्यंकाली, अगर आप जानते होंगे उनके बारे में। मेजॉरिटी इसमें से ओबीसी कम्युनिटी के लोग थे और उन्होंने एक दिन तय किया, लोगों को समझाया कि ये जो मुख्य मार्ग है इससे हम चल क्यों नहीं सकते। तो कोई तैयार नहीं हुआ, नहीं साहब वो हमला कर देते हैं, मार देते हैं। सोचिए, भारत में जाति देख करके रास्ते बटे थे और आज कुछ अजीब से लोग कहते हैं कि अब तो जातिवाद है ही नहीं। जैसे आप कुछ पढ़े लिखे लोगों से बात करेंगे तो आई डोंट बिलीव इन कास्ट सिस्टम। हम ये कहते हैं क्योंकि तुम्हें एहसास नहीं होने दिया गया कि तुम किस जगह हो। इस देश के 90% वाले चाहते हैं कि जाति पर बात ना हो, लेकिन उनको हर दिन एहसास कराया जाता है कि तुम कौन हो। इसलिए प्रिविलेज समझिए। अय्यंकाली उस बैलगाड़ी पर बैठ करके जब उसी सड़क पर चलते हैं तो दंगा हो जाता है। मैं जब यहां आया तो मुझे वो इतिहास याद आ रहा था कि जब लोहिया ने आकर के गोवा में कहा होगा कि आपको अपने डर से लड़ना है, आप दिल्ली की तरफ मत देखो, आपको लड़ाई लड़नी है। और आपने वो इतिहास बताया 6 लोगों का कि उसके बाद जो संघर्ष हुआ, यहां के लोगों ने अपने डर को छोड़ा और उसके बाद सशस्त्र क्रांति की। मुझे लगता है कि बहुजन वैचारिकी को आज भी यही भूमिका निभानी है। मानसिक गुलामी के डर को हमें अगली पीढ़ी को दूर करने के खतरे बता करके उनसे निकालना होगा। डर खत्म होगा तो वो अपने आप संघर्ष कर लेगा। और अय्यंकाली ने उस दिन डर खत्म किया था। महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने वो डर खत्म किया था जब वो पहली बार स्कूल खोले, तो उसके बाद उनको घर से निकाल दिया। आपको एक किताब का रेफरेंस देता हूं, इनकैर्नेशन, सुनील खिलवानी की किताब है। उसमें फूले पर एक चैप्टर है। उस चैप्टर में उन्होंने स्केच से वो पोस्टर बनाए कि कैसे पुणे के भिड़ेवाला इलाके में जब सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने स्कूल खोले अछूत बच्चों को पढ़ाने के लिए और बच्चियों को पढ़ाने के लिए, तो पुणे भिड़ेवाला के इलाके पर बड़े बड़े पोस्टर लगवाए गए थे कि ये फूले दंपति धर्म विरोधी काम कर रहा है, इसलिए इनसे आप दूर रहें। बाकी डिटेल फिल्म में देख लीजिएगा। जो बच्चे पढ़ने जाते थे, जो प्रोफेसर पढ़ाने जाते थे, उनके ऊपर हमले होते थे। और बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये अभी की बात है, 150 साल भी नहीं हुआ होगा। 1848 से लेकर 1853 ये सोशल जस्टिस मूवमेंट का अगला फेज था, जब शाहू ने 1902 में कोल्हापुर रियासत के अपने दरबार में, मैं जब वहां गया तो मैं फक्र से देखा कि हाँ, एक कुनबी किसान, यहां समझते होंगे कुनबी किसान कम्युनिटी, उससे आने वाला एक शख्स जब अपने दरबार में जाति जनगणना करवाता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि 70-75 पद जो राज्य चलाता है उसमें 3 लोग एससी ओबीसी थे। वो पहली कास्ट सेंसस थी जो फूले ने शाहू जी ने कराई थी मुकम्मल तरीके से, बाकी राज्यों में होने लगी थी।
बाकी मैंने अपनी किताब में विस्तार से उसके इतिहास भी बताए हैं। तो वो शख्स ने निर्णय लिया कि जो मेरे समाज में अगर 100 लोग हैं तो 100 में 80-90 जो हैं वो कम से कम 50 तो मेरे दरबार में हो। आ रहा है 26 जुलाई, आज है 24 जुलाई। 2 दिन बाद वो दिन जिस दिन उन्होंने कैसे रिजर्वेशन की बात करने का एक ऐतिहासिक कदम उठाया था। 50% रिजर्वेशन गैर ब्राह्मण तबके को, यह है रिवॉल्यूशन। और ओबीसी कम्युनिटी के लिए वो सबसे बड़ी चीज थी। तो फूले शाहू अंबेडकर का दौर जब आया तो वो बहुजन वैचारिकी को अगले फेज में ले गया। और अंबेडकर के बारे में चूंकि अब तो खैर सब पढ़ेंगे, वो लोग भी अंबेडकर को 14 अप्रैल और 6 जून को याद करते हैं, जिनके दिल में सावरकर हैं, गोडसे हैं, हेडगेवार है। और मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये 2 विचारधाराओं का संघर्ष है। ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। आपका विचार कहता है कि पितृभूमि होनी चाहिए, अंबेडकर का विचार कहता है कि नहीं, ये जमीन सबको है, सबको बराबर का हक अधिकार मिलना चाहिए। आपकी किताब बंच ऑफ थॉट कहती है कि रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेस पर होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर का विचार यह मानता है कि नहीं, ऐतिहासिक वंचना अगर जाति के नाम पर है तो जाति का नाम पर कैसे वो जाएगा रिजर्वेशन। आप कहते हो एक धर्म का राष्ट्र, एक चीज, और हमारे विचारधारा पूछती है कि जब धर्म एक था तो मंदिर में सबका प्रवेश क्यों नहीं था। धर्म के नाम पर तो तुम एक करते हो और भगवान को बांट देते हो। मैं उत्तर प्रदेश का हूं और हमारे यहां के मुख्यमंत्री से आप वाकिफ होंगे। हमारे यहां के मुख्यमंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे, और वो योगी हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं उनका ओहदा बता रहा हूं। उसका मतलब ये होता है कि आप जाति धर्म से ऊपर उठ गए तभी आप योगी हैं, सन्यासी हैं। कभी कभी मुझे लगता है एक बच्चे ने एक बार मुझसे पूछा कि सर, अगर धर्म का स्थान यहां है और वो उसके ऊपर मोह माया सब परे है, तो फिर ऐसे आदमी को चुनाव तो नहीं लड़ना चाहिए। तो हमने कहा समझ जाओ कि अगर वहां ताकत होती तो फिर वो चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री क्यों बनते। इसका मतलब ताकत कहीं और है, ताकत आपके वोट में है, वो आपको अधिकार देती है। इसलिए उन्होंने ये बयान दिया कि मैं उस जाति से आता हूं जिस जाति में भगवान भी पैदा हुए। हमने तो नहीं बनाई जाति, आपने भगवानों की जाति बना दी। इसका मतलब कि जाति व्यवस्था ने इस देश में गैर बराबरी को पैदा किया। सोशल जस्टिस मूवमेंट कहता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, जाति के नाम पर किसी को ज्यादा सम्मान नहीं। हम ये मानते हैं हम आपका जितना सम्मान करें उतना आप हमारा सम्मान करिए। यही है बहुजन वैचारिकी का मूल और यही बाबा साहब का मूल। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मेरे प्रिय विचारकों में एक, इसीलिए उन्होंने एक किताब लिखी हिंदू बनाम हिंदू। उस किताब को भी पढ़ा जाना चाहिए और उस किताब में लोहिया ने कायदे से एक एक चीज समझाई है। उन्होंने कहा है कि इस देश में शोषण का सबसे बुनियादी आधार है जाति व्यवस्था। इसीलिए लोहिया जाति तोड़ो का नारा देते हैं। मैंने अपनी किताब में जो सब टाइटल लिखा, थोड़ा ब्लर है, इस टाइटल का मूल ही है जात से जमात की ओर, कम्युनिटी, जिसे हम बहुजन कहते हैं। अगर जातियों में बटेंगे तो कोई फायदा उसका होगा नहीं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सप्त क्रांति की जब बात करते हैं या इस तरह के विचारों की बात करते हैं, और मैं आखिर में आकर के जब भविष्य की बात पर अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं कि इस बहुजन राजनीति की परंपरा अगर इतनी समृद्ध है जिससे नई पीढ़ी को वाकिफ कराना हम लोगों की जिम्मेदारी है। और मुझे मधु जी की वो बात बड़ी प्यारी लगी कि अब हम कहीं किसी से मिलने जाते हैं तो बुके नहीं बुक लेकर जाते हैं, और हमें भी यही करना है। किताबें ही रोशनी दिखाएंगी, वरना वाग साहब सूर्य की तरह अपने नाम को रोशन करने वाले कविताएं न लिखते। उन्हें पता था कि कविताओं की भूमिका होती है। एक बार एक राजा ने एक कवि को गिरफ्तार कर लिया। उसकी बेटी ने अपनी मां से पूछा कि मेरे पिता को राजा ने क्यों गिरफ्तार किया। तो मां बोली क्योंकि राजा को तुम्हारे पिता की लिखी कविता पसंद नहीं आई थी, तो राजा ने तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बेटी बोली कि अगर मेरे पिता की कविता पसंद नहीं आती तो राजा कोई दूसरी कविता लिख देता, वो हमारे पिता को गिरफ्तार क्यों कर रहा था। आज क्या हो रहा है, वो कविताओं से भी डरते हैं,
वो लिखने वालों बोलने वालों से डरते हैं, इसीलिए हमारी नौकरी छीनी। और आज भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में वो लोग बैठे हुए जो अपनी रीढ़ को गिरवी रखे। मैंने इसीलिए प्रोफेसर की डायरी अपनी पहली किताब में लिखा कि एक रीढ़ विहीन प्रोफेसर, एक डरा हुआ प्रोफेसर रीढ़ विहीन विद्यार्थी पैदा करता है जो समाज में जाकर मुर्दा नागरिक में तब्दील हो जाएगा। इसलिए हम अपनी रीढ़ को पहचानने का काम करते हैं जो बहुजन विचार की परंपरा में है, और भविष्य जात से जमात में है, इक्वलिटी, और यही बहुजन वैचारिकी का मूल है। मैं आखिर में अपनी बात को समेटते हुए कि बहुजन वैचारिकी का आज का भूमिका क्या होगी, मैं तो देखता हूं 1955-56 मुझे याद आता है, और मैं यहां एक सूत्र देकर के आपसे विदा लूंगा। एक जगह हमसे भी गलती हुई, पता नहीं, यहां गोवा में कौस्तुभ भाई से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया भी, माना कि इतिहास होगा कि पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट और अपनी रीजनल पार्टी की गवर्नमेंट बनाने में गोवा का अपना एक इतिहास है। और हम तो बार बार कहते हैं, हमारे बहुत सारे बहुजन साथी जो अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं और बहुत गोवा के बहुत अलग अलग इलाके से इस परिसर में आए हुए लोग हैं, क्या हमें नहीं लगता कि जब हमारी आबादी, हम बहुजन जब कहते हैं 85 to 90% है, तो फिर हम हुकूमत में क्यों नहीं है? हमसे भी कहीं ना कहीं चूक तो नहीं हो रही? एक काम तो किया है उन मुट्ठी भर लोगों ने, जब उन्हें यह समझ में आ गया, जैसे जब उन्हें समझ में आ गया कि बुद्ध को मिटाया नहीं सकता तो बुद्ध को किसी का अवतार बना दिया। समझ रहे हैं ना? अवतारवाद को मानते ही नहीं थे बुद्ध, और बुद्ध को ही अवतार बना दिया। वैसे ही जो लोग बाबा साहब अंबेडकर को मानते ही नहीं थे, उन्होंने 14 अप्रैल जो बीता उसमें वीडियो बना करके कहा कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और उनका संविधान न होता तो एक चाय बेचने वाला कभी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। ये खुश होने वाली बात नहीं है, ये डरने वाली बात है, क्योंकि उसने पहचान लिया कि अच्छा संविधान है, इसलिए ये सब जो पैर में पड़े थे सब बोलने लगे, इसलिए भीतर से संविधान को ही खोखला कर दो। और मैं आखिर में जाके कह रहा हूं, जैसे विश्वविद्यालय खोखले हो गए हैं, बस दिख नहीं रहे। मधु जी ने अभी आके सूचना दी, जब वो बता रहे थे विष्णु जी के बारे में, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई हैं, क्योंकि आप मुझसे बेहतर जानते हैं इसलिए उन पर कम बोल रहा हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि सर हमें लड़ना पड़ा 2007 में जो ओबीसी रिजर्वेशन था मेडिकल कोटे में, उसके बावजूद हमें लड़ना पड़ा कि वो पीजी एडमिशन में क्यों नहीं है, और अब जाकर के वो मिला। आप इस किताब के कुछ पन्ने अगर पलटेंगे तो आपको समझ में आएगा, 1990 में जब मंडल आंदोलन शुरू हुआ तो उस मंडल आंदोलन के खिलाफ कौन लोग खड़े थे और कौन कमंडल लेकर निकल गया। यह वैचारिक राजनीति का संकट था। जो लोग पोस्टर बॉय बने थे उन दोनों में, चाहे वो 1992 की घटना हो या 2002 की, दोनों ओबीसी थे। पोस्टर बॉय बनाया गया था उन नेताओं को जो उसी अयोध्या में ओबीसी नेता थे, जिन्हें बाद में उनको पार्टी से भी निकाल दिया गया। और जब वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम अभी 2024 में हुआ तो किसी को नहीं बुलाया गया, ट्रस्ट में कोई नहीं है वहां पर। इसका मतलब हम क्या इस्तेमाल होते हैं और फिर फेंक दिए जाते हैं। पहले इस्तेमाल करो फिर किनारे लगा दो। ये ओबीसी मूवमेंट पर सबसे ज्यादा हो रहा है। अब आरएसएस ने क्या किया है कि चेहरे बदल दिए। अभी हमारे लोग यही सब बात कर रहे थे हम लोग। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, वहीं से आप समझ जाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। महाराष्ट्र जब आया तो मुझे पहली बार बताया कि दलित पैंथर जो बना था, पैंथर मूवमेंट कितना रेडिकल, उस जगह पर मैं महाराष्ट्र में गया हूं जहां पर खूनी संघर्ष हुआ था, लोग मारे गए थे और उसके खिलाफ एक प्रतिरोध खड़ा हुआ था। नामदेव ढसाल से लेके बहुत क्रांतिकारी लोग। फिर बाद में मैंने उसी किताब के पन्ने पलटते पलटते, जेबी पवार ने बहुत शानदार किताब लिखी है, मैं ये देखकर हैरान था कि ये इतना रेडिकल मूवमेंट कहां जाकर के मिट्टी में मिल गया। जिन ताकतों के खिलाफ खड़ा हुआ था, बहुत सारे लोग उनमें से उन्हीं ताकतों के साथ चले गए। यह है चैलेंज जो हम भविष्य की बात कर रहे थे। विचार पीछे हट गया। जैसे आज भी दलित पैंथर के एक पैंथर है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे, जिनका काम केवल किसी की भी सरकार हो वो मंत्री हैं, तब भी थे आज भी हैं। समझ गए, महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता हैं। मैं बोलता नहीं क्योंकि उनके लोग नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो भी जय भीम बोलते हैं, उनका भी झंडे का रंग नीला है।
और उनका केवल एक काम है, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा, अब तो उन्हीं के टिकट पर वो गए हैं, और केवल वो बहुत खराब सी कविताएं सुनाते हैं, मिनिस्टर सब में है। तब मैं सोचकर हैरान था कि बहुजन राजनीति का यह जो चुनौती है, इससे हम कैसे हैंडल करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश आता हूं, हर जाति का एक एक नेता पैदा कर दिया, और उस नेता के साथ जाति का इंटेंशन जुट गया। तो जब चुनाव आता है तो जिसके पास ताकत होती है उससे सौदा होता है। डॉक्टर अंबेडकर कभी सौदा नहीं किए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सौदा नहीं किया। हमने उत्तर भारत में 2 संगठन बने थे, मैं इस बात को समेट रहा हूं, अब अगर आप मेरी किताब पढ़ेंगे तो समझेंगे। वर्तमान में बहुजन राजनीति में उत्तर भारत में ओबीसी में त्रिवेणी संघ और अर्जक संघ बना था। उसका नारा सुनिए, अगर आप हिंदी समझ पा रहे होंगे तो आप समझेंगे कि इतिहास कितना कमाल का था और कहां खड़ा है। जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं। समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। जनता का राज कभी नहीं होगा अगर समता वाला समाज नहीं होगा। ऊंची जात की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम, यह स्लोगन उनका था। छोटी जात की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। रिवोल्यूशन 1930-40s का दशक है, तब उत्तर भारत में कविताएं लिखी जा रही थी। उस समय पैंथर मूवमेंट उसके बाद आया। आपका मूवमेंट इतना रेडिकल था और क्यों खत्म हो गया, हमें तो विचार करना होगा। तो ओबीसी कम्युनिटीज की जातियों ने ये नारे दिए थे कि हम 90% की बात करेंगे, जिसमें समता की चाह नहीं वो बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए। आज कहां है? 15% से ज्यादा पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट की और लैंड ऑनरशिप 1% भी नहीं। ओबीसी कम्युनिटी, हालांकि उसकी पॉपुलेशन पता ही नहीं, केवल प्रधानमंत्री को लगता है कि मैं ओबीसी हूं चुनाव में। उसके बाद नहीं, यह है आरएसएस ने किया कि चेहरा बना दिया बदल के। तो बहुजन राजनीति में हुआ क्या, चेहरे बदल गए, और चेहरे बदल करके उनके मूवमेंट को कमजोर कर दिया गया। सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक सोशलिस्ट मूवमेंट में मेरे सबसे प्रिय एक थिंकर हैं, किशन पटनायक, अगर आप लोग जानते होंगे। विकल्पहीन नहीं है दुनिया। किशन पटनायक ने यह बात लिखी थी, भारत शूद्रों का होगा, लेकिन वो कौन से शूद्र होंगे और कैसे होगा, कहां गया वो भारत। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। आज कहीं नहीं है 100 में 60। यूनिवर्सिटीज में जब हम लोग थे तो हमने एक आईटीआई लगाई तो 0 प्रोफेसर ओबीसी के 2019 तक थे। उसी समय रोस्टर आंदोलन हुआ, हमने लड़ाई लड़ी थी, इन्हीं हरकतों की वजह से हमें परमानेंट नहीं किया गया। और आपने बहुत सही कहा कि जिन्होंने चुनाव लड़ करके सदन पहुंचे उनके खिलाफ भी कैसे कैसे, पहले भी और बाद में भी। इसका मतलब क्या है, वेयर इज ओबीसी रिप्रेजेंटेशन। आज की तारीख में मीडिया में एक भी ओबीसी नहीं है डिसीजन मेकिंग पोस्ट पर। ऑक्सफैम और न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट कहती है कि 121 पोस्ट में, डिसीजन मेकिंग पोस्ट में मीडिया में, नो शेड्यूल कास्ट पर्सन, नो शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एक था, अब वो भी नहीं है। तो ये टीवी चैनल पर बैठा कौन है जो इस्लामाबाद और कराची पर कब्जा कर रहा था कुछ दिन पहले? दुनिया चैट जीपीटी, एआई बना रही है, और हमारे यहां टीवी में एक आदमी नारियल बैठकर मंत्र से हवा में उड़ा रहा था। आपने मेरिट ये दिखाई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुजन राजनीति की चुनौती ये है कि जमात बनना था जाति खत्म करके, और अब हम शायद फिर जातियों में बंट रहे हैं, और अब अपनी अपनी जाति को बार्गेनिंग करके जो पावरफुल है वो खरीद लेता है। कौन सी पार्टी आज ऐसी है जिसमें बहुजन लोग नहीं है? और हमारे बहुजन लोग अगर हर जगह हैं तो बहुजन समाज कहां है? ये चुनौती है, मुझे ऐसा लगता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, इस नारे को आगे बढ़ा करके उत्तर भारत में जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, कर्पूरी ठाकुर, इनका नाम अगर आपने सुना होगा तो जानते होंगे कि ये ओबीसी के लीडर्स थे, लेकिन बात बहुजन की करते थे। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में
90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यह है वो मूवमेंट का बेस। 90 100 रोटी है और 10 व्यक्ति 90 रोटी खा रहे हैं और 90 व्यक्ति को केवल 10 रोटी मिल रही है। क्या यह सबका भारत है? बहुजन वैचारिकी ये सवाल खड़ा करती है और बहुजन वैचारिकी ये चाहती है, समाजवादी विचार ये चाहता है, अंबेडकर का विचार ये चाहता है कि जिसके हिस्से की रोटी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। दैट्स इट। और यही हमारी उस पूरे बहुजन वैचारिकी का केंद्र है। अगर गोवा में 33% एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं तो वो 33% कहां है, किन किन जगहों पर बैठे हैं, ये जाति जनगणना इसलिए भी जरूरी है। और अब ये हो रही है या नहीं होगी, इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको साजिश समझ में आ जाएगी। मैं चाहते थे आखिरी में सूत्र एक इतिहास से लेकर आपकी अपनी बात खत्म कर रहा हूं, चूंकि वक्त तकरीबन 1 घंटे का मेरा पूरा हो गया। 1956 का वक्त है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उस समय तक सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसमें कई फ्रिक्शन भी थे, लेकिन डॉक्टर लोहिया, कई जगह पर अंबेडकर और लोहिया के विचार नहीं मिलते थे, मतभेद था, एक राय नहीं थे। बाबा साहब कहते थे कि धर्म के नाम पर शोषण सबसे ज्यादा हुआ, लोहिया कहते थे कि धर्म की बहुरूपता जो है उस पर बात होनी चाहिए। वो रामायण मेला भी लगवाते थे, कहते थे कि राम एक नहीं है। और मैंने जब ये बात लिखी, मेरी पीएचडी उस पर है, मुझसे कोई बात नहीं करता। 300 रामायणास, एक ही रामानुजन का आर्टिकल इस पर पढ़ना चाहिए आपको। 300 प्रकार की रामायण की कथा तो इसी देश में, फिर एक राम कैसे हो गए? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है गटगट लेता, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो इतने सारी डाइवर्सिटी को मिटाकर एक विचारधारा वाले लोग, एक चेहरा, एक देवता, एक पार्टी, एक नेता, एक झंडा, एक रंग, वही भारत बनाना चाहते हैं। बहुजन वैचारिकी कहती है जितने भी रंग हैं सब बराबर सम्मान के साथ एक साथ होने चाहिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, मतभेद थे अंबेडकर और लोहिया में, फिर भी 1956 में दोनों एक होना चाहते थे। पत्र व्यवहार हुआ, यहां बहुजन वैचारिकी को एक दिशा दिखती है। डॉक्टर अंबेडकर ने लोहिया ने डॉक्टर अंबेडकर को लिखा कि हम जो एनुअल फंक्शन करने जा रहे हैं उसमें आपको चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं। कुछ बातों से हमारी राय नहीं मिलती, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अब सोशलिस्टों को और बहुजन वैचारिकी के लोगों को एक होकर के काम करना चाहिए। 1956 और अक्टूबर की बात है ये, और पत्र व्यवहार होता है। डॉक्टर अंबेडकर उसका जवाब लिखते हैं कि दिल्ली में आकर के हम मिलेंगे, और उसके बाद लोहिया कहीं बाहर थे, दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई। 2-3 चिट्ठियां हैं, पत्र व्यवहार है, और वो भेंट मुलाकात जब होनी थी कि ये वाकई बहुजन बनता, 6 दिसंबर 1956 का वक्त आ गया और बाबा साहब इस दुनिया से चले गए। वो जो एका थी बननी, वो अधूरी रह गई। आज पूरे देश में एक बहुत बड़ी चुनौती उन लोगों की तरफ से है जो अपने वर्चस्व को पूरे देश पर लागू करते हैं। उसका सबसे ज्यादा गुलामी का असर इसी एससी एसटी ओबीसी समाज को होगा। मिसाल के तौर पर रिजर्वेशन अगर 27% ओबीसी को मिला, पॉपुलेशन है 60% के आसपास, तो मंडल कमीशन कह रहा था कि जितनी आबादी उतना रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बिना मांगे ईडब्ल्यूएस मिल गया तो रिजर्वेशन 60% हो गया। तो क्यों न रिजर्वेशन, जितनी आबादी उतना होना चाहिए। अगर जितना रिजर्वेशन है 10% जिसको रिजर्वेशन दिया उसकी आबादी कितनी है मैं आपसे पूछूं तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं है। फिर रिजर्वेशन दे किस बेस पर दिया? आपके सारे हक बारी बारी छीन लिए गए और अब जातियों में बांट दिया गया ताकि आप यूनाइट ना हो सके। हमारे जैसे लोग एक कोशिश कर रहे हैं, और शायद इस तरह की चीजों से, इस तरह के लोगों को, विष्णु जी को याद करते हुए शायद उस कोशिश को एक बल मिलेगा कि जहां चूक हुई वहां काम करें ताकि लोगों को करीब ला सकें, बहुजन बना सकें। शब्द कोई और भी दे दीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन यह लड़ाई कमेरा बनाम लुटेरा की ही है। और ये काम करने वाले लोग यही सूत्र देकर गए। पहचानिएगा, जंगल में जब चुनाव हुआ तो कुल्हाड़ी ये कहकर वोट मांग रही थी कि मेरी कुल्हाड़ी में जो लकड़ी है वो तुम्हारे बीच का तो है। जब भी जंगल कुल्हाड़ी को वोट देगा, जंगल कटेगा। अगर विचार केंद्र में होगा तो जाति केंद्र में नहीं होगी।
हम समाजवादी होने के बावजूद अपने जाति के लोगों को अपना विचारक बाद में मानते होंगे। हमारे विचारक अगर अम्बेडकर हैं तो वो हमारी जाति के नहीं है, लोहिया हैं तो वो दलित पिछड़े भी नहीं थे। इसलिए रिश्ता विचार का होना होगा, वरना जिन लोगों ने संविधान बनने के वक्त संविधान का विरोध किया, जिन लोगों ने तिरंगा बनने के वक्त तिरंगा का विरोध किया और 52 साल तक तिरंगा फहराया नहीं, अचानक वो देशभक्त बन के आपको सर्टिफिकेट देंगे और हमारे मुद्दों से ध्यान भटका दिया जाएगा। और मैं इसीलिए मैंने प्रोफेसर की डायरी में भी ये बात कही थी कि मानसिक गुलामी के लिए सबसे आसान जरिया है शिक्षा को बर्बाद कर दो। शिक्षा खत्म, हमारी पीढ़ियां इस इतिहास से वंचित हो जाएंगी। मैंने कोशिश की है, मैं प्रोफेसर जब नहीं रहा तो मैंने शिक्षा बचाने के लिए और प्रोफेसर की डायरी लिखी, लेकिन विचार के लिए मैंने ये किताब लिखी। और अच्छा है कि अभी प्रोफेसर नहीं है तो हम और ऐसी किताबें लिखेंगे और लोगों को जगाएंगे। और आखिर में जो सपना बहुजन वैचारिकी का, हमारे लोगों के हुक्मरान बनने का, न्याय और समता का हमने देखा या विष्णु जी ने देखा, उसे पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। उसका एक सूत्र है किताबें। संत गाडगे का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि अगर भूखे हो, थाली नहीं है तो हाथ पे रोटी रखकर खा लेना, लेकिन अपने बेटा बेटी को शिक्षा जरूर दिलाना। तो शिक्षा बचाना जरूरी है। दूसरा कि अगर हम न्यूनतम सहमति बनाएं, मान लीजिए हमारी 10 बातों में से 3-4 बातें नहीं मिलती हैं, लेकिन जो मिनिमम अलायंस है वही मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज देगा, वो बहुजन बनाएगा। इसलिए मिनिमम अलायंस बनाना बहुत जरूरी है। और किताबें खरीद कर किताबें भेंट करिए। हैप्पी बर्थडे बोलने जाएं तो किताब लेकर जाएं, और जहां भी शादी में जाएं तो किताब लेकर जाएं। छोटी छोटी गोष्ठियां करें, छोटी छोटी बैठकें करें और इशू बेस्ड यूनिटी बनाएं। मुझे लग रहा है वहां भविष्य है। अगर इशू बनेगा तो उससे हम शायद एक बेहतर मुकाम हासिल करेंगे। कबीर को याद करके, कबीर को ही याद करते हुए अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि कबीर ने बहुत शिद्दत से ये बात लिखे थे कि झीनी झीनी बीनी चदरिया। हमने भी बहुत शिद्दत से जो कुर्बानी दी है उसे ही कबीर ने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रो अपना चले हमारे साथ। तो हम लोग को थोड़ी सी कुर्बानी देनी होगी। जंगल में आग लगी तो एक चिड़िया चोंच के एक बूंद पानी से जंगल की आग बुझा रही थी। बाकी चिड़िया हंस रही थी कि तुम्हारे एक बूंद पानी से ये जंगल की आग बुझेगी। उस चिड़िया का जो पैगाम था वो शायद हमारे लोगों की कोशिश का एक उदाहरण है। उस चिड़िया ने कहा कि मुझे पता है ये आग मेरे चोंच के एक बूंद पानी से नहीं बुझेगी, मगर जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। शुक्रिया।